सिधा बाजू खोले बेख्तियार मेरी तरफ बढ़ रही थी। सांप ने भी फुनकार कर फन उठा लिया था। मैं जल्दी से पीछे हट गया और चीख कर कहा, सिधा सांप को पीछे हटाओ। मुझे मालूम था कि ये उसका पहले वाला सांप नहीं है। वो सांप मुझे पहचानता था, मेरे जिस्म की बू से शनासा था, लेकिन वो मेरे सामने मर गया था। ये कोई नया सांप था जिसे सिधा पाल रही थी। उसने सांप को गर्दन से उतार कर परे फेंक दिया और मेरी तरफ बढ़ी। काला सांप तेजी से घास में रेंगता हुआ वापस आकर सिधा के जिस्म पर चढ़ गया। सिधा ने सांप को अपनी गर्दन में डाल लिया। वो दीवानावार मुझ तक आ रही थी। रघु, तुम मुझे फिर मिल जाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा, भगवान की मर्जी थी, बस हम एक दूसरे से दोबारा आन मिले। सिधा ने मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम अपने भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं जानती हूँ कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो? क्या मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूँ? मुझसे ज्यादा यहाँ कौन जानता होगा कि तुम कौन हो और भारत में किस लिए आए हो? मगर मुझे तो कभी तुम्हारी इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अपना पति देव मान चुकी हूँ। अगर मेरे खून में सांपों का जहर शामिल न होता तो आज हम दोनों के कई बच्चे होते। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ, हमेशा जिंदा देखना चाहती हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? इतनी देर कहाँ रहे? तुम्हें कभी मेरा ख्याल ना आया? अब मुझे सब कुछ याद आ गया था। सिधा के साथ जंगलों में गुजारे हुए शब रोज और उसके वो मार के याद आ गए जिनमें उसने कई बार दुश्मनों से मेरी जान बचाई थी। सिधा को सब मालूम था, मगर उसने कभी मेरी सरगर्मियों पर एतराज नहीं किया था, बल्कि हमेशा मेरी मदद ही की थी। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। एक बार नहीं बल्कि कई बार वो मुझसे कह चुकी थी कि मैं पिछले जन्म में भी उसका खावद रह चुका हूँ। वो मुझे अपनी झोंपड़ी में ले आई। उसने मुझे चावल और जर्द जंगली केले खाने को दिए। वो मेरे साधुओं जैसे भेस पर बिल्कुल हैरान न हुई। मुस्कुराते हुए पूछने लगी, क्या पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है? फिक्र न करो, यहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। मेरे सांप रास्ते में ही उसे ठिकाने लगा देंगे। मैंने उसे बताया कि पुलिस मद्रास में मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मैं बड़ी मुश्किल से उनके चुंगल से निकलकर इधर भाग आया हूँ। मेरी बातों पर वो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। बोली, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरा पति देव मिल गया। रघु, मैं जानती हूँ कि इस जन्म में तुमने एक मुसलमान घराने में जन्म लिया है। फिर क्या हुआ? अगले जन्म में तुम फिर हमारे मजहब में आ जाओगे। ना भी आओ तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो एक दूसरे से उसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे। एक दूसरे को इस संसार में तलाश कर लिया करेंगे। पति पत्नी का नाता जन्म जन्म का नाता होता है। ये भगवान का सबसे पसंदीदा नाता है। तुम चोर डाकू भी होते तो मैं तुम्हारी पूजा करती। ठहरो, मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। इतनी देर बाद मेरा पति देव मेरे घर आया है, मैं उसकी पूजा न करूं? मैं झोंपड़ी में घास के बिस्तर पर बैठा केले खा रहा था। वो उठकर बाहर गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो केले के चौड़े पत्ते पर गुलमहर के 2 सुर्ख फूल रखे हुए थे। उसने फूलों वाला पत्ता मेरे कदमों में रख दिया, फिर लोबान सुलगाकर उसे मेरे चेहरे के आगे 7 बार फिराया। मेरे माथे को अपनी जबान की नोक से चूमा। फूल मेरे पांव पर रख कर मुझे सजदा किया और बोली, पति तो भगवान सम्मान होता है रघु। मुझे सबसे ज्यादा खतरा उसकी गर्दन में पड़े सांप से था। चुनाचे जब वो मेरे माथे को चूमने लगी तो सांप ने फन उठाया। सिधा ने सांप को फौरन अपनी कमर के पीछे डाल दिया। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, सिधा, खुदा के लिए इस सांप को कहीं भगा दो। ये तुम्हारा पहले वाला सांप नहीं है जो मेरे जिस्म की बू से वाकिफ था। सिधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम घबरा रहे हो। ये दूसरा सांप जरूर है, मगर अब जान गया है कि तुम मेरे पति हो। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये लो, इसे अपने हाथ में ले लो, उठा लो इसे। और उसने काले सांप को मेरी झोली में फेंक दिया। मेरी चीख सी निकल गई। सांप मेरी कलाई से लिपट गया और अपनी गर्दन उठाकर मुझे देखने लगा। सिधा कहा लगाकर बोली, देखो ये मेरे पति देव के पास जाकर कितना खुश हो रहा है। उसने मुंह से 3-4 बार हल्की हल्की सीटी की आवाज निकाली। सांप मेरी कलाई से उतरकर उसके पास चला गया। मैंने इसे बता दिया है कि ये मेरा खावंद मेरा पति देव रघु है। ये तेरा बाप है। लो, अब तुम इसे खुद अपने हाथ में उठाओ। उसने सांप मेरे आगे कर दिया। चूंकि मुझे जाने कब तक वहां रहना था, इसलिए इस काले सांप से दोस्ती करना नागुज़ीर था। मैंने डरते डरते सांप को अपने हाथ में ले लिया। सांप मेरे पास आते ही जैसे भीगी बिल्ली बन गया। मेरे हाथ के गिर्द लिपट कर मेरी कलाई के गिर्द रिंग रिंग कर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। मैंने भी उसके सर पर आहिस्ता से हाथ फेरा। सिधा बड़ी खुश हुई। ये तेरा बेटा है रघु, इसे प्यार करो। ये तेरी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। सांप मेरी कलाई के गिर्द लिपटा हुआ था। सिधा मुझसे बातें करने लगी। रघु, इसे प्यार करो, ये तेरी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। अचानक मुझे तालाब वाली लाशों का ख्याल आ गया। मैंने उन लाशों का जिक्र किया और पूछा कि क्या वो लाशों को जानती है। सिधा का चेहरा एकदम गहरी रंगत इख्तियार कर गया।
उसकी केसरी आंखें सुर्ख हो गईं, चौड़े नथनों से सांस फुनकार की तरह निकली। बोली वो मुझे हलाक करने आए थे लेकिन नहीं जानते थे कि यहाँ मेरे सांप मेरी हिफाजत करते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ कोई दुश्मनी के ख्यालात होते तो मेरे सांप निकल कर तुम पर जरूर हमला करते। मैंने पूछा कि ये कौन थे और हलाक करने क्यों आए थे। मैं मालूम करना चाहता था कि कहीं इनके भाई बंद तो वहाँ नहीं आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का आना मेरे लिए हलाकत खेज साबित हो सकता था। सिधा कहने लगी, इनको दरिया पार के सपेरे नाथन ने भेजा था। वो मेरा दुश्मन है, चाहता है कि मैं ये इलाका खाली करके बेंगलोर के जंगलों में निकल जाऊं और वो इस इलाके का राजा बनकर यहाँ राज करे। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ये 3 आदमी मेरे कत्ल करने को भेज दिए। इसका मतलब था कि नाथन सपेरे के मजीद आदमी भी यहाँ आ सकते थे और उन्हें मेरी खबर हो सकती थी। मैंने अपने दिल की बात सिधा पर वाजे कर दी। मैं उससे कोई बात नहीं छुपाना चाहता था। वो हंस दी और कहने लगी, रघु तुम घबराते क्यों हो? यहाँ मेरा जो भी दुश्मन आया वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जब वो जिंदा बचकर जाएगा ही नहीं तो किसी को जाकर कैसे बताएगा कि सिधा के पास एक अजनबी आदमी भी आया हुआ है। यहाँ के लोगों को क्या मालूम कि तुम कौन हो? और फिर मैं तो सबको बता दूंगी कि तुम मेरे पति देव हो। पहली बात तो ये है कि इधर कोई नहीं आता। मैं अपने सांप बेटे और दूसरे सांपों के साथ बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ये दूसरे सांप मेरी हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि अब तुम्हारी भी हिफाजत कर रहे हैं। हम झोंपड़ी से निकलकर खुली हवा में आकर बैठ गए। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था। सिधा ने झोंपड़ी के अंदर नारियल के तेल का चिराग जला दिया था। खुली जगह में रात की ठंडी हवा चल रही थी। सिधा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। बोली, वादा करो कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं उसे किसी भी वक्त छोड़कर जा सकता था, लेकिन मुझे अभी जाने की जल्दी नहीं थी। मैं वहाँ रहने के लिए आया था ताकि इत्मीनान से सोच सकूं कि मुझे आइंदा क्या लाया अमल इख्तियार करना होगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ सिधा कि अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मेरे इतना कहने पर इस कदर खुश हुई कि मेरे पाँव पकड़कर हाथ अपने सर पर लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। रघु पति देव, तुम मर्द हो। मर्द एक औरत के दिल को टटोल कर नहीं देख सकता। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक औरत जब किसी मर्द को अपना मान लेती है तो फिर उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देना एक मामूली बात है। हम झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। काला सांप सिधा की गर्दन से लिपटा जैसे सो गया था। मुझे नींद आ रही थी। मैंने हल्की सी जमाई ली तो सिधा जल्दी से उठकर झोंपड़ी में गई। उसने सूखे पत्तों के ऊपर मेरे लिए दरी बिछा दी। बोली, अंदर आ जाओ रघु, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिया है, अब तुम आराम करो। मैं झोंपड़ी में जाकर जमीन पर बिछी हुई दरी पर लेट गया। सारे दिन के सफर का थका हुआ था। सिधा कहने लगी, मैं बाहर रहूंगी, बेफिक्र होकर तुम सो जाओ, मेरे सांप तुम्हारी हिफाजत करेंगे। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो दिन काफी निकल आया था। सिधा बाहर नहीं थी। मैं मुंह हाथ धोने नदी की तरफ गया तो वहीं ठिठक गया। सिधा नदी में नहा रही थी। उसका सांप नदी के किनारे फन उठाए शायद पहरा दे रहा था। मेरी बू पाकर उसने गर्दन मेरी तरफ मोड़कर फुनकार मारी तो सिधा ने जल्दी से पलट कर देखा। मैं वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद सिधा बालों को झटकती मेरे पास आई और कहने लगी, जाओ अब तुम स्नान कर लो। मैं नहा धोकर वापस झोंपड़ी में आया। मेरा दिल चाय पीने के लिए बेताब था, मगर वहाँ चाय नहीं मिल सकती थी। सिधा भी मुझे अच्छी तरह जानती थी। उसने फौरन ही आग जलाई और उस पर धुएं से काली एक केतली रखती हुई बोली, मेरे पास चाय मौजूद है। मैं खुश हो गया। कहने लगी, मगर दूध नहीं है, तुम तो बगैर दूध के चाय पी लिया करते हो। मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम चाय तो बनाओ। चाय आग पर रख कर सिधा झोंपड़ी से मेरे लिए एक अनानास और कुछ केले ले आई। हम दोनों केलों और अनानास का नाश्ता करने लगे। फिर वो मिट्टी के डोंगों में चाय डालकर ले आई। चाय कड़वी मगर जायकेदार थी। चाय ने मेरे जहन को रोशन कर दिया। बातों ही बातों में मैंने सिधा से पूछा कि क्या किसी तरीके से कोई ट्रांसमीटर पैदा किया जा सकता है। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी काली आंखें चमकने लगी। क्या तुम मद्रास रेडियो के गाने सुनना चाहते हो? मैंने कहा, यही समझ लो, लेकिन तुमसे मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं है। मैं पीछे अपने बॉस से कोई बात करना चाहता हूँ। अगर रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाए तो मैं उसे वायरलेस सेट में तब्दील कर सकता हूँ। सिधा कुछ सोचने लगी। चाय का डोंगा उसने अपने हाथ में थाम रखा था। बोली, यहाँ से 6-7 कोस नीचे की तरफ खेतियां हैं। वहाँ एक छोटा हवाई जहाज उन पर दवाइयाँ छिड़का करता है। मेरा ख्याल है कि उस हवाई जहाज में जरूर छोटा रेडियो लगा हुआ होगा। छोटे जहाज का सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की किरण रोशन हो गई। यकीनन सेस्ना किस्म का हवाई जहाज होगा और उसके अंदर छोटा वायरलेस सेट भी होगा। मैंने जल्दी से सिधा से पूछा कि ये तैयारा कब और किस वक्त वहाँ आता है और उसे रात को कहाँ रखा जाता है। वो कहने लगी, वहीं खेतों के किनारे एक बहुत बड़ा कमरा सा बना हुआ है। ये जहाज वहीं पर रखा जाता है। मेरा मसला हल हो गया था। सिधा, क्या तुम मुझे उस तैयारे तक ले जा सकती हो? मुझे यकीन है कि इस तैयारे
तैयारे के अंदर छोटा वायरलेस सेट जरूर लगा हुआ होगा। मैं इस सेट के जरिए पीछे अपने बॉस से बात कर सकूंगा। सिद्धा मेरे साथ बेइंतहा और बड़ी सच्ची थी। कहने लगी, मैं तुम्हें वहाँ लिए चलती हूँ, लेकिन हवाई जहाज बड़े कमरे के अंदर बंद होता है, बाहर पहरा भी होता है। फिर खुद ही कुछ सोचने के बाद बोली, तुम फिक्र न करो, हम अंधेरा होने के बाद वहाँ जाएंगे। पहरेदार को मेरा सांप संभाल लेगा। तुम अंदर जाकर हवाई जहाज में से अपनी पसंद की चीज निकाल लेना। जंगल में शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। तब सिद्धा ने मुझे साथ लिया और जंगल में एक तरफ चल पड़ी। उसका काला सांप बेटा उसकी गर्दन में पड़ा था। रात गहरी होते ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सामने खेत फैले हुए थे। उनके किनारे एक तरफ ऊंचा शेड बना हुआ था जिसके रोशनदान थे। सिद्धा मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। शेड की तरफ इशारा करके बोली, इस बड़े कमरे में हवाई जहाज रखा जाता है। दरवाजा दूसरी तरफ है, वहाँ जरूर पहरा लगा हुआ होगा। मेरे साथ आओ। यहाँ पर ऊंची बाड़ बना दी गई थी। हम बाड़ के साथ साथ चल रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। सिद्धा मेरे आगे आगे चल रही थी। उसने सांप को गर्दन से उतार कर अपने हाथ में पकड़ लिया। शेड के करीब आकर उसने हाथ से मुझे इशारा किया। खामोशी इतनी थी कि हमें एक दूसरे के सांस लेने की आवाज भी आ रही थी। यहाँ कुछ जंगली झाड़ियाँ थी। उनके आगे एक खुला गैराज था जिस पर टीन की छत पड़ी हुई थी। इस गैराज में कोई गाड़ी या जीप मुझे नजर न आई। हम झुककर कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। शेड की दीवार खत्म हुई तो उसकी पेशानी पर रोशन बल्ब दिखाई दिया। सिद्धा ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ एक चौकीदार कांधे पर बंदूक रखे स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। सिद्धा ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है एक ही चौकीदार यहाँ होता है, मैं उसे अभी ठिकाने लगाए देती हूँ। और उसने हाथ में पकड़ा हुआ सांप चौकीदार के रुख की तरफ छोड़ दिया। सांप अंधेरे में गायब हो गया। हम दोनों झाड़ी के पीछे झुके पूरी आंखें खोले चौकीदार को देख रहे थे। शेड के दरवाजे के ऊपर रोशन बल्ब की वजह से वो हमें साफ नजर आ रहा था। वो बड़े इत्मीनान से बैठा बीड़ी के कश लगा रहा था। फिर उसने तमिल जबान का कोई गीत गाना शुरू कर दिया। अचानक चौकीदार स्टूल से उछल पड़ा। उसने बंदूक नीचे की मगर उसे फायर करने की मोहलत न मिल सकी। सांप ने उसके जिस्म में अपना कातिल जहर सारे का सारा उंडेल दिया था। चौकीदार लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके हलक से आवाज तक न निकल सकी। मैंने चौकीदार की बंदूक उठाकर उसकी नाली ताले के कुंडे में डालकर जोर से झटका दिया तो कुंडा टूट गया। हम दरवाजा खोलकर शेड में दाखिल हो गए। अंदर छत के साथ बल्ब जल रहे थे। एक छोटा सेस्ना तैयारा शेड में मौजूद था। सिद्धा ने दरवाजा बंद कर दिया। एक तरफ दीवार में बने हुए शेल्फ में मुख्तलिफ किस्म के औजार पड़े थे। मैंने प्लास और पेचकस उठाए और तैयारे का दरवाजा खोलकर कॉकपिट में बैठ गया और 10 मिनट की कोशिश के बाद मैंने वायरलेस सेट को बाहर निकाल लिया। ये एक छोटा सा सेट था मगर मेरे लिए काफी था। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस झोंपड़ी में पहुंच गए। मैं रात 10 बजे के बाद किसी भी वक्त सुबह होने तक अपने बॉस से वायरलेस पर बात कर सकता था। मैं वायरलेस सेट लेकर झोंपड़ी में बैठ गया। मैंने उसे हर तरह से चेक किया। उसकी बैटरी बाकायदा काम कर रही थी। सिद्धा मेरे पास बैठी बड़ी दिलचस्पी से मुझे वायरलेस सेट की जांच पड़ताल करते देख रही थी। मैंने फ्रीक्वेंसी सेट करके वायरलेस ऑन किया और फ्रीक्वेंसी पर सुई घुमाई तो दूसरी तरफ से किसी ने खुफिया कोड बोला। मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये हमारा खुफिया कोड नंबर था और आवाज भी मेरे बॉस की थी। मैंने अपना कोड नंबर बताया। बॉस ने दरियाफ्त किया, तुम किस मकाम पर हो? मैंने जवाब दिया कि मैं जनूबी हिंद के एक जंगल में हूँ। बॉस की आवाज आई, फौरन कोलंबो अपने टेम्पल रोड वाले आदमी के पास पहुंचो, आगे की हिदायत तुम्हें वहीं मिलेंगी। सिग्नल बंद कर दो। मैंने वायरलेस सेट बंद कर दिया। सिद्धा मेरे साथ बैठी थी। जब मैंने सेट ऑफ किया तो बड़ी दिलचस्पी से पूछने लगी, तुम ये किस जबान में बातें कर रहे थे? ये तमिल नहीं थी और हिंदुस्तानी भी नहीं थी। मैंने सिद्धा से कहा, ये एक खास जबान होती है। अब मेरी बात गौर से सुनो। उसने अपना बाजू मेरी कमर के गिर्द डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, कहो रघु, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा, मुझे हर हालत में बहुत जल्द लंका के शहर कोलंबो पहुँचना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्योंकि बंदरगाहों पर मेरी कड़ी निगरानी की जा रही होगी। सिद्धा एक लम्हे को उदास हो गई। फिर बोली, अगर तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो तो मैं तुम्हें कोलंबो पहुंचा सकती हूँ। सिद्धा को साथ ले जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे कोलंबो भी हर हालत में पहुंचना था और वो मेरी मदद कर सकती थी। मैंने उसे पूछा कि वो मुझे कैसे वहां से निकाल कर कोलंबो ले जाएगी। उसने अपना चेहरा मेरे कांधे के साथ लगाया और बोली, पहले वादा करो कि तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे और मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने दिल में सोचा कि यहाँ से इसको साथ ले जाने में क्या हर्ज है। लंका के जजीरे में पहुंचकर किसी भी तरह मैं इससे अलग हो सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम श्रीलंका और इंडिया के दरमियान वाला समंदर कैसे अबूर करेंगे? सिद्धा मुस्कुराते हुए बोली, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, अब सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे। सारी रात इसी उधेड़बुन में गुजर गई। पिछले पहर कहीं आंख लगी और दोपहर तक सोया रहा। सिद्धा ने भी मुझे न जगाया। जब जागा तो सूरज सर के ऊपर आ चुका था। उठते ही मैंने सिद्धा से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं तो अभी
मेरे साथ इस जंगल से निकल चलो, नहीं तो मैं अकेला चल दूंगा। सिद्धा आग पर केतली रखे कुछ पका रही थी। मालूम हुआ कि वो सिंघाड़े उबाल रही है। उसने मेरी तरफ गहरी मोहब्बत भरी नजरों से देखा, साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई आई और मेरे पास घास पर बैठ गई। काला सांप उस वक्त उसके पास नहीं था। सिद्धा ने मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में लिया, बोली, तुम मेरे पति देव हो, जन्म जन्म के साथी हो, तुम जो हुक्म करो उसका पालन करना मेरा फर्ज है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। ये कहकर वो झोंपड़ी के अंदर गई। जब बाहर आई तो उसने सपेरों वाला झोला अपने कांधे पर डाल रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, चलो मैं तैयार हूँ। मैं गड़बड़ा गया। मुझे ख्याल नहीं था कि वो इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। मैं भी उस जंगल से फौरन निजात हासिल करना चाहता था, क्योंकि वायरलेस सेट की चोरी के बाद मेरे लिए वहाँ खतरा ही खतरा था। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ इस वायरलेस सेट को उसी तालाब में फेंक दिया जाए जहाँ पहले से 3 आदमियों की लाशें गल सड़ रही हैं। सिद्धा ने बगैर कुछ कहे वायरलेस सेट मुझसे लिया और खुश्क तालाब की तरफ चल दी। मैं वहीं बैठकर सिद्धा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो आ गई। फिर उसने मुझे अपने साथ लिया और एक तरफ चल पड़ी। मैंने उससे उसके सांप बेटे के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पुत्र मेरे झोले में बंद है। हम जंगल में चलते रहे। जंगल खत्म हुआ तो नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। सूरज गुरूब होने के बाद फिर एक घना जंगल शुरू हो गया। 1 घंटे तक मजीद सफर करने के बाद मुझे दूर देहाती रेलवे स्टेशन के सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो शुरू रात के अंधेरे में वीरान वीरान लग रहा था। वहाँ कोई मुसाफिर भी नहीं आता था। हम दोनों एक तरफ बैठ गए। मैंने सिद्धा से पूछा कि रेलगाड़ी कब आएगी। वो बोली, कभी न कभी तो आ ही जाएगी। वैसे रात को यहाँ एक रेल आकर ठहरती है। वो रेलगाड़ी धनिया कोडी की तरफ जाती है, इतना मुझे मालूम है। मैं खामोश रहा। वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान सिद्धा ने मुझे बताया कि मछेरों की बस्ती में एक मछेरा उसका जानने वाला है। शायद कभी वो दोनों आपस में मोहब्बत भी करते थे। उसका नाम सिद्धा ने गुप्ता बताया। कहने लगी, गुप्ता मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक दूसरी लड़की से कर दी। गुप्ता अपनी बड़ी कश्ती लेकर मछलियाँ पकड़ने रात को निकलता है और लंका के साहिल तक जाता है। वो हमें लंका पहुँचा देगा। वो मुझसे अब भी मोहब्बत करता है। वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। खुदा जाने गुप्ता कौन था। मुझे तरह तरह के वसवसों ने घेर लिया, लेकिन मेरे सामने कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। मुझे हर हालत में सिद्धा पर इन्हिसार करना था। रात के शायद 12 बज रहे थे कि दूर से रेल के इंजन की रोशनी नजर आई। ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। ये पैसेंजर ट्रेन थी। तकरीबन सभी मुसाफिर डिब्बों में सो रहे थे। हम भी एक डिब्बे में घुस गए। ट्रेन सारी रात चलती रही और मैं सोता जागता रहा। कोई 10 बजे दिन के वक्त धनिया कोडी का स्टेशन आ गया। हम वहाँ उतर गए। ये भी एक मामूली स्टेशन था। गेट पर टिकट बाबू खड़ा था। सिद्धा ने मुस्कुराकर उसे प्रणाम किया। उसने हमसे टिकट तलब न किया। अब हमारा सफर समंदर की तरफ शुरू हो गया। दोपहर के बाद मुझे दूर समंदर नजर आने लगा। कोई 1 घंटे के सफर के बाद आखिर हम सिद्धा के पुराने मछेरे आशिक गुप्ता की बस्ती में पहुंच गए। ये आम सी बस्ती थी। नारियल के दरख्तों के नीचे झोंपड़ियां बनी हुई थी। बस्ती के बाहर इमली का एक घना दरख्त था। सिद्धा ने मुझे उस दरख्त के नीचे बिठा दिया और खुद बस्ती की तरफ चल दी। कुछ दूर तक मैं उसे देखता रहा, फिर वो झोंपड़ियों में गायब हो गई। कोई 15-20 मिनट बाद वापस आई तो अकेली ही थी। वो मुस्कुरा रही थी। आते ही मेरे पास बैठ गई और बोली, गुप्ता अभी तक मुझसे प्रेम करता है। वो आज रात अपनी कश्ती पर हमें लंका पहुंचा देगा। मैं यही सुनना चाहता था। एक बोझ मेरे सर से उतर गया था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। सिद्धा कहने लगी, मैंने उसे जब बताया कि मेरा पति देव रघु भी मेरे साथ है तो वो चुप सा हो गया। वो अपनी बीवी से डरता है, इसीलिए उसने हमें अपने यहाँ नहीं बुलाया। मैंने भी इसरार नहीं किया। उसे कहा कि हम बस्ती के बाहर बैठे हैं, वो शाम को खाना लेकर आएगा, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। मैं खामोश बैठा रहा। वो कुछ देर बातें करती रही, फिर अपने सांप बेटे के साथ मसरूफ हो गई। जब शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो मैंने एक इंसानी साए को अपनी तरफ आते देखा। सिद्धा ने कहा, गुप्ता आ रहा है, शायद वो तुम्हें देखकर खुश ना हो, मगर तुम कोई ख्याल न करना। गुप्ता एक नाटे कद का मजबूत जिस्म वाला तमिल था। उम्र ज्यादा नहीं थी। उसके हाथ में गठड़ी थी। वो हमारे पास आकर जमीन पर बैठ गया। रघु, ये गुप्ता है, हमारे कबीले का है, ये हमें लंका पहुंचा देगा। सिद्धा ने मेरा तारुफ करवाया। मैंने गुप्ता को प्रणाम किया। गुप्ता ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। उसका चेहरा शाम के अंधेरे में ज्यादा संजीदा और गहरा लग रहा था। सिद्धा उससे कोई बात करती तो वो उसका सरसरी सा जवाब देकर खामोश हो जाता। मुझे वो बड़ा पुरस्कार लगा। खाना खाने के बाद गुप्ता ने पतीली और गिलास रुमाल में बांधे और सिद्धा से कहा, तुम दोनों इसी जगह रहना, मैं रात को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहकर वो उठा और सिद्धा की तरफ देखे बगैर वापस बस्ती की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद सिद्धा बोली, तुमने देखा ये अब भी मुझसे किस कदर प्रेम करता है। इसने हसद के मारे तुमसे बात नहीं की। हमारी मोहब्बत ऐसी होती है, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इनकार इसने खुद किया था। ये अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ बयान नहीं करना चाहता था। हवा की तेजी में भी कमी आ
गई थी। कुछ पता नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। दूर अंधेरे में कोई हमें अपनी तरफ बढ़ता मालूम हुआ। सिद्धा ने उसे अंधेरे में भी देख लिया। कहने लगी, गुप्ता आ गया है। ये गुप्ता ही था। उसने आते ही कहा, चलो सिद्धा, और घूमकर वापस समंदर की तरफ चल दिया। मैं और सिद्धा जल्दी से उठकर उसके पीछे हो गए। उसकी कश्ती साहिल समंदर पर बस्ती से काफी दूर खड़ी थी। इस कश्ती में 15-20 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। गुप्ता अकेला नहीं था, उसके साथ 4 मछेरे भी थे। हम कश्ती में बैठ गए तो मछेरों ने कश्ती से उतरकर उसे पानी में धकेल दिया। पानी में आते ही कश्ती हिचकोले खाने लगी। मछेरों ने फौरन चप्पू चलाने शुरू कर दिए। गुप्ता जहाज के कप्तान की तरह कश्ती के सिरे पर खड़ा समंदर को तक रहा था और बार बार अपने आदमियों को हिदायत दे रहा था। समंदर पुरसुकून था, फिर भी कश्ती काफी डोल रही थी। जब भारतीय साहिल की बत्तियां नजरों से ओझल हो गईं, तो लंका की रोशनियां उभरना शुरू हो गईं। गुप्ता कश्ती को इन रोशनियों की बाएं जानिब ले जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लंका की रोशनियां भी हमारी नजरों से ओझल हो गईं। अब हम लंका के शुमाल मगरबी टापुओं की तरफ जा रहे थे, जहां घुप अंधेरा था। गुप्ता वाकई एक माहिर मल्लाह साबित हुआ था। वो कश्ती को कमाल महारत से लंका के साहिल तक ले आया था। साहिल पर कश्ती के लगते ही मछेरों के साथ साथ मैं और सिद्धा भी कश्ती से उतर आए। गुप्ता सिद्धा के पास आया। रात को अंधेरे में वो काला कलोटा कोई भूत प्रेत लग रहा था। उसने सिद्धा से कहा, मैं जाता हूँ। इससे पहले कि सिद्धा या मैं उसका शुक्रिया अदा करते, वो कश्ती में सवार हो गया। दूसरे मछेरे कश्ती को समंदर में धकेलने लगे। कश्ती लहरों में गई तो वो भी उछलकर उसमें सवार हो गए। थोड़ी देर बाद गुप्ता की कश्ती को मौजों ने हमसे दूर कर दिया। मैंने पीछे दरख्तों की लंबी कतार की तरफ देखा, जो अंधेरे में एक ऊंची दीवार की तरफ शुमालन जुनूबन चली गई थी। हमने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। ये जाफना का शुमाली इलाका था। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। सिद्धा भी इस इलाके से काफी हद तक शनासा थी। वो मुझे जंगल से निकालकर एक छोटी मगर कच्ची सड़क पर ले आई। सड़क के किनारे बांस के दरख्तों में महात्मा बुद्ध की कदीम खानकाह थी, जो वीरान पड़ी थी। बाकी रात हमने उसी खानकाह के फर्श पर सोकर गुजार दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।